नमस्कार। एवीएम ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अध्याय 3 परमाणु एवं अणु, इसके अंतर्गत हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तत्वों के प्रतीक और उनके लैटिन नामों के बारे में अध्ययन करेंगे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सन 1808 में डाल्टन ने परमाणु से संबंधित एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जो कि द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं, और परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। डाल्टन के सिद्धांत की जो प्रमुख बिंदु है वह इस प्रकार से हैं। सबसे पहला, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती है, और ये पदार्थ किससे निर्मित होते हैं? सूक्ष्म कणों से निर्मित होते हैं। तो उन्होंने यह बताया कि जो द्रव्य या पदार्थ है वो परमाणुओं से निर्मित होते हैं, और यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ये जो परमाणु हैं यह अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। महर्षि कणाद ने भी यही बताया था कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, यानी किसी पदार्थ को अगर हम छोटे छोटे भागों में विभाजित करें तो अंत में उनका जो अंतिम कण प्राप्त होगा वह कण अविभाज्य होगा, जिसे ही परमाणु नाम दिया गया है। यह कण न तो अभिक्रिया में सृजित होता है और न ही उसका विनाश होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। अगर हम किसी एक तत्व जैसे लोहे की बात करें तो उसमें सभी जो परमाणु होंगे वह उसी के होंगे और उनका द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होगा। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो उस तत्व में उसके सभी परमाणु उपस्थित होंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। एक तत्व है तो परमाणु एक समान है, लेकिन अगर तत्व अलग अलग है, जैसे अगर हम सल्फर और फास्फोरस दो अलग अलग तत्व ले तो उन दोनों अलग अलग तत्वों में उनके अपने अपने परमाणु उपस्थित होते हैं और उनके गुणधर्म भी उनके अनुसार होते हैं। भिन्न भिन्न तत्व के जो परमाणु होते हैं वह परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में सहयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कि अगर सोडियम क्लोरीन से क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बनाता है, और ये एक प्रकार का क्या है? यौगिक है। इसी प्रकार से शर्करा का निर्माण होता है तो वो भी एक प्रकार का यौगिक है, जिसमें अलग अलग तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार हमेशा निश्चित होते हैं। इस प्रकार डाल्टन ने इन बिंदुओं के आधार पर परमाणु की विवेचना की। अब देखते हैं ये परमाणु क्या होता है, इसके कण कितने बड़े होते हैं, किस प्रकार से दिखते हैं, उनका आकार कितना होता है। तो परमाणु वास्तव में सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई होती है। यानी द्रव्य पदार्थों की जो रचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? परमाणु। जैसे शरीर की मूलभूत इकाई कोशिका होती है, उसी प्रकार से द्रव्यों की जो रचनात्मक इकाई होती है वह परमाणु कहलाती है। परमाणु होते हैं वो बहुत ही छोटे आकार का होता है, जिसकी हम कल्पना तक भी नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बहुत सारे परमाणुओं को एक के ऊपर एक रख के एक चट्टे के रूप में रखें तो भी बड़ी कठिनाई से कागज जितनी एक मोटी शीट बन पाती है। यानी इनका जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है। परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण में आपको कुछ परमाणुओं के उदाहरण में उनकी त्रिज्या का मान बता रही हूँ। जैसे हाइड्रोजन परमाणु है तो इसकी त्रिज्या का मान 10⁻⁻10 मीटर होता है। ऐसे ही अगर हम जल का अणु लें तो उसका मान कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। तो अब आप समझ गए होंगे कि परमाणु बहुत छोटे आकार का कण होता है, जो सभी पदार्थों की रासायनिक अभिक्रियाओं का मूलभूत आधार होता है। अब कभी भी हम कोई भी
क्रिया लिखते हैं या किसी परमाणु के बारे में हमको लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं। तो एक छोटा एग्जाम्पल मैं आपको और देती हूँ। ये कुछ सिंबल है, इन सिंबल को देखकर आपको क्या लगता है? जैसे ये सिंबल आपके सामने आएगा तो या आपको लगता है हाँ भाई ये सिंबल है, ये वकील का है, ये डॉक्टर का है, ये इस तरह से हथौड़े वाला ये जज का है, या फिर एरो बना हुआ है तो इस तरफ जाना है, या क्रॉस लगा हुआ है पी लिख के तो नो पार्किंग। तो ये सिंबल आपको क्या बताते हैं? ये सिंबल आप सिंबल देखते ही आपको समझ आ जाता है कि ये कार्य हमको करना है या ये सिंबल इस बात को बता रहा है। ठीक इसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं में या जब कभी भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इन तत्वों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इनके भी कुछ सिंबल होते हैं, कुछ प्रतीक होते हैं जिनके आधार पर हम इनको आसानी से पहचान सकते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता है, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। यहाँ पर कुछ उदाहरण बताए जा रहे हैं जो कि डाल्टन के द्वारा प्रतीक दिए गए थे उनके हैं। जैसे यहाँ पर आप इस चित्र में देख रहे हैं कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का प्रतीक एक गोला बना के डॉट। इसी प्रकार से कार्बन को इस तरह से प्रदर्शित किया गया, सिल्वर को ऐसे एक सर्कल के अंदर एस से प्रदर्शित किया गया, शीशे को एक राउंड के अंदर एल से प्रदर्शित किया गया। तो ये कुछ जो उदाहरण हैं यह डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ प्रतीकों के हैं जिसके आधार पर उस समय तत्वों को पहचाना जाता था। बाद में बर्जीलियस नामक एक वैज्ञानिक ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता है। ये जो सारणी अभी हमने पहले देखी यह डाल्टन द्वारा प्रतिपादित थी, जिन्होंने उनको एक निशान बना के उसको प्रदर्शित किया और बर्जीलियस ने उनके नाम के आधार पर सुझाव दिया। तो प्रारंभ में उनके सुझाव के आधार पर प्रारंभ में तत्वों के नाम के नाम के आधार पर उनका प्रतीक लिखा जाना शुरू कर दिया गया। और साथ ही उससे पहले क्या किया जाता था? उससे पहले ये होता था कि जहाँ से ये प्राप्त हुआ है या फिर जैसा उसका रंग है उसके आधार पर भी उनका नामकरण कर दिया जाता था। उदाहरण के लिए कॉपर का नाम है वो साइप्रस है क्योंकि वो साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार से स्वर्ण यानी गोल्ड अंग्रेजी में उस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पीला, यानी जहाँ से व्युत्पत्ति हुई है या जैसा वो दिखता है उसके आधार पर भी पहले उनका नामकरण कर दिया जाता था। धीरे धीरे जैसे जैसे तत्वों की खोज बढ़ती गई, तत्व बढ़ते गए तो अब उनके नामकरण में और उनके प्रतीकों में थोड़ा परेशानी आने लगी। कभी किस प्रकार से किया जाए या निश्चितता कैसे दी जाए कि सभी जगह अगर कहीं एक कोई तत्व ऐसा है कि भाई कहीं एक नाम से प्रचलित है, दूसरी जगह किसी और नाम से प्रचलित है, तो ये भिन्नता कैसे समाप्त की जाए, कैसे एक रूपता दी जाए। तो वर्तमान में एक संस्था इसके लिए कार्यरत है जिसका नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। और चलिए देखते हैं विभिन्न प्रकार के तत्व और उनके प्रतीक। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों के बने होते हैं। यानी जब कभी भी हम प्रतीक लिखते हैं तो अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर लेते हैं और वो भी कैपिटल लेते हैं, और जब दूसरा लेना होता है तो वो हमेशा स्मॉल लेते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए बोरोन तो कैपिटल B, कार्बन तो कैपिटल C, नाइट्रोजन लिखना है तो कैपिटल N, ऑक्सीजन लिखना है तो कैपिटल O, F कैपिटल लिखा है इसका मतलब यह फ्लोरीन है। तो इस प्रकार हम तत्वों के प्रतीक के रूप में उनको पहचान सकते हैं। अगर दो अक्षर काम आ रहे हैं, पहला और दूसरा, तो पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा अक्षर स्मॉल। देखिए अगर बेरिलियम लिखना है तो स्पेलिंग है BERYLLIUM, तो क्या लिखा जाएगा BE,
बिस्मित लिखना है तो BI। कई बार ऐसा होता है कि पहला और दूसरा लेटर समान होता है, तब क्या किया जाए। यहाँ उदाहरण देखिए, क्लोरीन तो CHLORINE और क्रोमियम तो CHR। अगर दोनों को ही पहला कैपिटल लेटर और दूसरा स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्लोरीन कौन सा है और क्रोमियम कौन सा है। तो ऐसे में उनका तीसरा लेटर काम में लिया गया है। तो क्या लिखा है क्लोरीन के लिए? क्लोरीन के लिए लिखा है Cl और क्रोमियम के लिखा है Cr। इस प्रकार से हम किसी भी तत्व का नामकरण और उनके प्रतीक से उनको पहचान सकते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा, कैपिटल C लिखा है तो कार्बन है, Cl लिखा है तो क्लोरीन है, Cr लिखा है तो क्रोमियम है, Co लिखा है तो कोबाल्ट है। इस प्रकार तत्वों के प्रतीकों से उनको हम उनकी पहचान कर सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में उनको लिखा भी जा सकता है। कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनके प्रतीक लैटिन भाषा से, जर्मन या ग्रीक भाषाओं से सीधा ही लिया गया है। यहाँ एक सारणी बता रही हूँ। इस सारणी में कुछ तत्व ऐसे दिए गए हैं जिनके नामकरण लैटिन के अनुसार सीधे ही लिए गए हैं। जैसे सोडियम को अगर हम लिखेंगे तो अंग्रेजी नामकरण के अनुसार S से लिखेंगे, पोटेशियम को लिखेंगे तो P से लिखेंगे, लोहे को लिखेंगे तो L से लिखेंगे। परंतु हम क्या लिखते हैं? सोडियम को Na लिखते हैं, लोहे को Fe लिखते हैं, सोने को Au लिखते हैं। उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि इन तत्वों के जो नामकरण है वह लैटिन भाषा के अनुसार लिया गया है। सोडियम को लैटिन के अनुसार नेट्रियम इसका उच्चारण रहता है, इसलिए सोडियम का जो प्रतीक है वह Na है। पोटेशियम उसे कैलियम कहा जाता है, इसलिए उसका प्रतीक K है। इसी प्रकार से लोहा फेरम कहलाता है तो प्रतीक Fe है, तांबा क्यूप्रस कहलाता है तो प्रतीक Cu है, सोना औरम कहलाता है तो उसका प्रतीक Au है, चांदी अर्जेंटम कहलाता है तो इसका प्रतीक Ag है, टिन स्टेनम कहलाता है तो इसका प्रतीक Sn है। अब आप समझ गए होंगे कि पारे को Hg क्यों लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रेजियम कहलाता है तो Hg हो गया। सीसा प्लम्बम कहलाता है इसलिए Pb हो गया। एंटीमनी स्मिथियम कहलाती है तो Sb हो गई। इसी तरह से टंगस्टन होता है वो वॉल्फ्राम कहलाता है, इसलिए उसको W से लिखा जाता है। ये थे हमारे कुछ तत्वों के प्रतीक और उनके लैटिन नामकरण। यह सारणी आप अच्छे से याद करेंगे तो आप तत्व का प्रतीक लिखा होने पर आप तुरंत पहचान जाएंगे कि यहाँ पर किस तत्व के बारे में बात की जा रही है।